आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपके आशीर्वाद 2024 तक पूरा किया जाएगा। लेकिन उसके अलावे हम लोगों ने ये भी तय किया है कि पश्चिम में दानापुर से आगे शेरपुर तक ले जाने की योजना है, जहां पर गंगा नदी पर निर्मित होने वाले शेरपुर दीघापुर 6 लेन पुल से भी संपर्कता होगी और पूरब में गंगा पथ को गंगा नदी पर बन रहे कच्ची दरगाह विद्युपुर 6 लेन पुल से भी जोड़ा जाएगा। और भविष्य में हमारी इच्छा है कि गंगा पथ को पूरब की ओर बख्तियारपुर ताजपुर पुल और पश्चिम की ओर आरा छपरा पुल से भी जोड़ा जाए। अब आप कल्पना कर लीजिए कि गंगा नदी के किनारे अभी जो पथ बन रहा है जेपी गंगा पथ, अब कितना लोगों को खुशी और कितनी दूर तक एक जगह से दूसरे जगह पर जाने का और फिर दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार जाने में लोगों को कितनी और ज्यादा सुविधाएं होंगी। तो ये काम भी हम लोगों का जारी रहेगा। और एक बात आप जान लीजिए, एक चीज हम लोगों ने और कर दिया कि सड़क, पुल और भवनें जो सरकार बनाती है इसका मेंटेनेंस को भी डिपार्टमेंट को ही करना है। अब इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। आप समझ रहे हैं कि जितने संबंधित विभाग इसकी पूरी तैयारी लगभग कर चुके हैं। अब विभागीय तौर पर मेंटेनेंस के लिए आप समझ लीजिए अब इंजीनियर्स की और अन्य कर्मचारियों की बड़ी संख्या में और बहाली होगी। ये खाली टेंडर कर कर के मेंटेनेंस का कोई मतलब है? हम तो पहले से भी बराबर कहते रहे, अगर डिपार्टमेंट ही मेंटेनेंस करेगा और उसके लिए पूरी संख्या में और जितने इंजीनियर की जरूरत है, अन्य कर्मियों की जरूरत है, सबको बहाल करके रखा जाएगा और उन्हीं का काम है सड़क को, पुल पुलिया को और जितने भवन बनते हैं उन सभी का मेंटेनेंस वो नियमित रूप से करते रहे। ये होगा तो कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब बिहार में ही कुछ काम होते रहता है, इसलिए समय समय पर आप लोगों के ध्यान में हम लोग ला लेते हैं। अब कितने हुए हैं आप जानते ही हैं कि हर प्रकार के कितने तरह के भवनों का हम लोगों ने निर्माण किया। अब आप सामने ही देख लीजिए, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, यही देख रहे हैं ना, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, इसमें ज्ञान भवन सबसे पहला बना, बापू सभागार, सभ्यता द्वार पीछे, और हमने यहीं पर सम्राट अशोक की सांकेतिक सिंबॉलिक प्रतिमा लगाई है। अब ये कितना बढ़िया है। और जान रहे हैं बापू सभागार में 5000 की संख्या है। अभी तक देश में कहीं नहीं बना है इतना बड़ा। अब यहां पर ये बना हुआ है और कितने लोग आ रहे हैं। तो यही सामने देख लीजिए, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र हम लोगों ने इसको बनाया। और फिर पटना में जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बिहार म्यूजियम का निर्माण कराया गया। पटना म्यूजियम का भी विस्तार कर रहे हैं और दोनों म्यूजियम को, पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम को आप समझ लीजिए भूमिगत मार्ग से जोड़ने की योजना पर भी काम शुरू हो गया। और उसके अलावे सरदार पटेल भवन का निर्माण कराया और यह भूकंप रोधी भवन है। 9 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाले भूकंप के झटके को यह सह सकता है, ऐसा बनाया गया है। और इसलिए यहां पर पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग वहीं पर रखा गया है। कहीं अगर ऐसी दुर्घटना होगी वो रहेगा और वहीं से फिर पूरे सब जगहों पर लोग इसको देख सकते हैं। और 7 दिन तक वहां जितने भी अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो सकती है। इस तरह का बिल्डिंग बनाया गया है, ये खास तरह का बिल्डिंग बनवाया गया है और जो काम कर रहा है आप लोगों को भी, सब लोगों को मालूम है इसके बारे में। और समझ लीजिए कि उसके पहले भी तो हम लोग 2012 में भी राजगीर में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराया और 2018 में हम लोगों ने बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण शुरू किया गया और अभी हाल ही में 16 अप्रैल 2022 को उसका भी निर्माण पूरा हो गया। तो इस सब तरह से, और बाकी आप जानते हैं 1917 में जो
बापू आए थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चंपारण सत्याग्रह में, तो उनके बिहार आने की स्मृति में ही मोतिहारी और बेतिया में 2000 की क्षमता के चंपारण सभागार का निर्माण पूरा हो चुका है। और मुजफ्फरपुर में, चूंकि बापू आए थे और पटना से मुजफ्फरपुर से ही आगे गए थे, तो मुजफ्फरपुर में भी इसी तरह का सभागार का निर्माण चल रहा। इसके अलावे अन्य महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसमें आप जान लीजिए कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली में बुद्ध स्मृति स्तूप बनाया जा रहा है। अब आप समझ लीजिए कि भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष इसमें रखे जाएंगे। ये अस्थि अवशेष वैशाली के पास मड स्तूप से खुदाई करके निकाले गए थे पहले, कई साल पहले, और वो वर्तमान में पटना म्यूजियम में रखा हुआ सुरक्षित तौर पर। ये बन जाएगा, वहां पर रहेगा। लोग कितनी बड़ी संख्या में उसको देखने जाएंगे। आप जानते हैं वैशाली का भी इसका कितना बड़ा संबंध है। और पूरे तौर पर हमारे जो यूथ हैं, इन सबको साइंस के बारे में नई जानकारी देने के लिए पटना में आधुनिक साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। और इसका नामकरण हम लोगों ने किया था एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी। उनका निधन हो गया था, उनका बिहार से बड़ा अच्छा संबंध था, आते रहते थे, राष्ट्रपति थे तब भी, राष्ट्रपति के बाद भी। तो जब उनका निधन हो गया तो हमने कहा कि नहीं, उनकी स्मृति में हम इसको रखेंगे, इसलिए उसका नाम हमने एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी रखा गया। अब चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह की स्मृति में पटना में बापू टावर बन रहा है, और उस बापू टावर का निर्माण जो कराया जा रहा है, इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन एवं विचारों को प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी के लोगों को एक एक चीज बापू के बारे में मालूम हो जाए, कोई भूले नहीं। देश को जो आजाद कराया, नई पीढ़ी के लोगों को हर तरह से याद रहना चाहिए कि हमारे बापू ने क्या किया। तो एक एक चीज वहां पर हम लोग ऐसा करवा देंगे, चारों तरफ से ला करके कर रहे हैं, बराबर हम देखते रहते हैं, ताकि नई पीढ़ी के एक एक बच्चे बच्चियों को पूरी जानकारी बापू के बारे में हो, तो वो हर चीज को देखेंगे। ये भी हम लोग सब बनवा रहे हैं, तो सब तरह से काम कर रहे हैं। और काम हम लोग कौन सा छोड़ रहे हैं? आप जानते हैं महिला सशक्तिकरण का सब तरह का काम करते हैं। और आपको मालूम है कि महिलाओं के लिए क्या किया। जब हम लोगों को मौका मिला तो 2006 में पंचायती राज में और 2007 से नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण दिया गया। अब कितनी बड़ी संख्या में अब महिलाएं पंचायती राज में और नगर निकायों में काम रह रही है। आप जरा इसकी कल्पना कर लीजिए, कितनी बड़ी बात हो गई है। तो आप देख लीजिए। और पंचायती राज संस्थाओं का तो 4 चुनाव हो चुका, और नगर निकायों का भी चौथा बस होने वाला है। तो इस सब जगह जितनी बड़ी संख्या में हम लोगों ने किया है। तो और उसके अलावे साथ में ही हम लोगों ने प्राथमिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं का 50% का आरक्षण किया था। तो अब सोच लीजिए कितनी बड़ी संख्या में प्राथमिक शिक्षक में महिलाओं को रखा। और 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण किया। इतना प्रावधान किया, आप जान लीजिए कि बिहार में पुलिस में महिलाओं की संख्या है 25,102, और इतना ज्यादा पूरे देश के किसी राज्यों में महिलाएं नहीं, इतनी महिलाएं हैं। अब इसकी संख्या तो और बढ़ती जाएगी, चूंकि हमने 35% का आरक्षण दिया है। और उसके बाद हर प्रकार की सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए वही 35% का आरक्षण हम लोगों ने इस सब को शुरू कर दिया। और इसके बाद आप जानते हैं जीविका का काम, चूंकि स्वयं सहायता समूह में संख्या कम बहुत थी पहले, हम लोगों ने इसके लिए शुरू किया और विश्व बैंक से कर्ज लेकर के काम शुरू किया और इतने बड़े पैमाने पर काम किया, इसका नामकरण जीविका किया। अब आप समझ लीजिए कि अब 10,31,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका। 1,27,00,000 से भी अधिक महिलाएं इससे जुड़ गई हैं। अब इससे कितनी महिलाओं को जागृति हो रही है और कितना अच्छा काम हो रहा है, आप सब देख रहे हैं जीविका समूह का।
और बालिकाओं के लिए भी तो आप जानते ही हैं, हम तो क्यों चाहते थे बालिकाओं को पढ़ाना। एक बात तो सबको हम इसलिए बार बार याद करा देना चाहते हैं कि हमारा जो मानव विकास मिशन है उसने पूरा सब तरफ से जानकारी लेकर के 13 में एक बार पूरे तौर पर बताया और जानकारी दिया कि भाई अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो पूरे देश का प्रजनन दर 2 है, और बिहार में भी अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो बिहार में भी उस परिवार का प्रजनन दर 2 है, और अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर उन परिवारों का 1.7